हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीवन स्टडी में। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सही होंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था क्या चीज, समानता का अधिकार है ना। समानता का अधिकार बता दिया था मैंने 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है कि 14 में क्या है कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है ना। 15 में बता दिया था क्या कि जाति धर्म इस सब के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में नियोजन की लोक नियोजन की क्षमता, ठीक है। 17 में अनटचेबिलिटी की मतलब मार हटा देना है, ठीक है ना, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। उसके बाद 19 से लेकर के जो 22 तक कैटेगरी है हमारा, वो है स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से लेकर के 22 तक है। आप सही से समझिएगा इसको। इसमें देखिए 19 में आपका अनुच्छेद 19 में आपका 7 प्रकार का हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? अभिव्यक्ति मतलब कि किसी भी चीज में बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है ना। मतलब कहीं पे भी हम इस अनुच्छेद के तहत किसी से भी बोल सकते हैं, किसी से भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। सरकार भी यहाँ तक के उससे भी हम सवाल कर सकते हैं ना। पुतला फूकने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी देखते हैं बहुत सारे नेताओं का पुतला फूका जाता है, ठीक है ना। तो पुतला फूकने की स्वतंत्रता। आरटीआई करने की स्वतंत्रता है ना। सरकार जो भी काम कर रही है हम उसको आरटीआई लगा करके हम पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तथा प्रेस की स्वतंत्रता 19 के पहला में दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता है ना। प्रेस की आजादी, जो अखबार होते हैं ना उसको पर बोल पर लगाम लगाया है, इसलिए तो कहते हैं कि प्रेस सर्वोपरि होता है, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रेस सर्वोपरि होता है, ठीक है। अब 19 का 2 देखेंगे, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता मतलब कि आप सभा कर सकते हैं, अभी 100-200 आदमी से सभा करिए कोई दिक्कत, लेकिन शांतिपूर्ण सभा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको सरकार रोक ठोक नहीं करेगी। लेकिन आप लोग क्या चीज अभी का आती है, अभी का देखिए प्रचलन क्या है कि सभा करने लगते तो उसमें भी हल्ला बहुत करने लगते हैं, तो इस सबसे दिक्कत हो जाती है सरकार को, इसलिए आपको हटा देती है। आप सभा करना तो कर सकते हैं, किसी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका ये मूल अधिकार है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप सभा कर लिए तो संगठन भी बना सकते हैं ना। बहुत सारा संगठन है, आईसा फीफा का क्या क्या है ना। हमारे देश में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, है ना। यहाँ बड़े कि बहुत सारे कॉलेज में भी पढ़ने जाते तो वहां भी संगठन बना हुआ रहता तो है, ठीक है ना। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी पे भी घूम सकते हैं, है ना। आपको कोई रोक ठोक नहीं होगा, चारों ओर आप कहीं भी घूम सकते हैं ना। भारत के किसी भी कोने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, है ना, 4 के तहत, है ना। पहले था कि जम्मू कश्मीर में आप कहीं नहीं जा सकते, उसमें दिक्कत हो जाता था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर से 370 धारा भी हट गया, तो उसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो तो एक्सेप्शन था लेकिन हट गया। कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी बस सकते। पहले जम्मू कश्मीर रुकावट था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी हट गया। संपत्ति का अधिकार, छठा में क्या था, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति के अधिकारों को क्या कर दिया गया, एवोल्यूशन कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। आप बोलोगे कि इसमें तो उसमें तो 6 में भी था मूल अधिकार में, 6 में भी था संपत्ति का अधिकार, इसमें भी है संपत्ति का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा, ये संपत्ति का अधिकार जो अर्जित संपत्ति का अधिकार है, जो आप खुद से खरीदते हो, ठीक है ना। कि कहीं पे भी संपत्ति है कि ले लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उसमें जो था वो था पैतृक संपत्ति, जो आपके माँ बाप से मिला है। किससे मिला है आपको? माँ बाप से मिला है, ठीक है ना। उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर किस चीज, कौन सी संपत्ति की बात की गई है? अर्जित संपत्ति की बात की गई है ना। अर्जित संपत्ति की बात की गई है ना, जिसको आप खरीदते हो, अर्जित संपत्ति, जिसको आप हटा दिया गया है ना। अब आप इसको कहाँ कर दिया गया? 300 के काम में कर दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। हम आपको बताया थे कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं किसी भी चीज का, है ना। तो देखिएगा, इसको याद करने का एक तरीका हम बता देते हैं आपको। बोलने की स्वतंत्रता हो गया, पुतला फूकने आरटीआई अब कर लिए, बिना हथियार सभा कर लिए। अच्छा, आप सभा कर लेंगे तो सभा करेंगे तो सभा से तो संगठन बनाने की जरूरत होगा ना। बहुत सारा आदमी मिलकर के संगठन बनाएंगे, तो संगठन बना लिए। अब संगठन बना लिए तो उसके बाद क्या चाहिए? चारों ओर घूमेंगे तब ना पता चलेगा। अब चारों ओर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमको रुकने के लिए चाहिए ना, है? तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। संपत्ति के अधिकार को तो हटा देगा। अब कहीं भी बस गए तो
संपत्ति के लिए तो संपत्ति चाहिए, संपत्ति हटा दिया कहीं भी बसने से। अब क्या बच गया आपका कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है ना, व्यवसाय करेंगे तब ना खाएंगे, इसे कोई फ्री में थोड़ी खिला देगा, तो व्यवसाय करने का स्वतंत्रता। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों आगे है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 20 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की स्वतंत्रता। एक गलती की आपको एक ही सजा मिलेगी। ठीक है, एक गलती करने का मतलब कि यदि आपने एक अपराध करा तो उसकी सजा एक ही मिलेगी, ना कि 6 वर्ष कैद कर दे और फिर 6 वर्ष कैद कर दे, है ना, बार बार आपको आए। तो एक गलती की एक ही सजा मिलेगी, मतलब दोबारा आपको कोई सजा नहीं दे सकता अगर आपने उस गलती की सजा भुगत ली है। जैसे आपने कोई खून किया, ठीक है, या आपने कोई मतलब किसी को मार दिया तो उसकी सजा आपने भुगत ली है, तब फिर नहीं आपको तुरंत कहे आएगा मतलब पुलिस, चलो चलो तुम तो किया था ना, आपने तो किया था ना, दिक्कत किया था उस टाइम, तो उसी की सजा फिर हम देने आना, तो वैसा आपको नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें एक गलती की एक ही सजा मिलेगी, सजा उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी। इसका मतलब समझिएगा कि सजा उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी, है ना सजा उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी। ठीक है, उस समय, जैसे जिस समय मैंने अपराध किया, जिस समय जज सजा सुना रहा था हमको, तो उस समय के आधार पर ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई पहले वाला कानून है वो हम पे लगा देगा कि ना, कि जो चोरी किया था, चोरी करने का अपराध का जो पहले 1986 में या 1972 में, मतलब जिस टाइम आपने किया उससे पहले, उस टाइम आपके इसके लिए बहुत संगीन अपराध माना जाता था, इसके लिए दूसरी सजा थी। वो वैसा नहीं होगा, जिस टाइम एट अ प्रेजेंट जो रूल चल रहा उसी रूल के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आगे या पीछे के हिसाब से, कि आपको आगे बनने वाला या तो आगे भी बनने वाला कानून होगा उसके आधार पर भी नहीं दिया जाएगा, है ना। तो एक गलती की एक ही सजा, सजा उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी। सजा के बाद तीसरा में क्या कहता है, सजा के बाद भी संरक्षण। जैसे सजा आपको पुलिस जज ने सजा सुना दिया, आपको सजा हो गई, ठीक है, अब जेल चले गए, आपको सजा हो गया 3 साल, मानो कि 3 साल की सजा हुई थी, 3 साल में आपने वापस आ गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि आपको सजा हो गया तो आपको सजा में क्या चाहिए होता है, आपको सजा के बाद भी संरक्षण देने का कर्तव्य पुलिस वालों का है ना, कि आपको आपके जो दैहिक स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है कि आपके शरीर को कोई कुछ नहीं करे। ऐसा नहीं पता चला कि आपने सजा भी काट लिया और जो जिसको आपने किया था वो फिर आपको सजा दे रहा है, तो वैसा दिक्कत हो जाता है ना। तो इसकी भी संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की है ना, कि सजा के बाद भी आप कैदी को क्या करेंगे, संरक्षण देंगे। अब देखिएगा 20 के बाद दोस्तों 21 अनुच्छेद 21 का था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब ना कि आप अपने प्राणों की रक्षा करें, ऐसा ना है कि सुसाइड कर ले। सुसाइड भी क्या है, एक तरह से क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत आप अगर सुसाइड भी करते हैं तो ये भी एक कानूनन संगीन अपराध है। आप अपने मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं और आपको एक कतई इजाजत नहीं है कि आप अपने मूल अधिकार का हनन करें, ठीक है ना। तो आपको सजा मिल सकती है उसके आधार पर कि आप अपने को आप सुसाइड कर रहे थे, तो इसीलिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में एक चीज और याद रखिएगा कि इसी के तहत आपको देखिएगा कि जो आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, ज्यादा धुआं देने वाली गाड़ी चलाते हो, तो उसमें जो चालान कटता है इसी अनुच्छेद 21 के तहत करता है। क्यों करता, वैसा क्यों होता, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा जब धुआं आप देने वाली गाड़ी चला रहे हैं तो किसी के प्राण से आप खेल रहे हैं ना, तो वो आपको अधिकार नहीं है। किसी के प्राण और दैहिक से आप खेल रहे हैं तो वो ऐसा अधिकार नहीं है, इसीलिए उसमें आपको चालान काटा जाता है। तो 21 में जो चालान जो काटा जाता है, जो ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, जो अनुच्छेद 21 के तहत ही काटती है। निजता का अधिकार समझिएगा, निजता का अधिकार वो अधिकार होता है, इसी में है निजता का अधिकार। 21 में निजता का अधिकार, जैसे आपकी कोई भी गोपनीय जानकारी को कोई भी उजागर नहीं कर सकता, आपको सिक्योरिटी में रहने का हक है। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज नहीं बताना चाहते तो जबरदस्ती आपको कोई आपके सिक्योरिटी को क्या करेगा, आपको खोल देगा, वैसा कुछ नहीं है ना। तो वो भी कानून अपराध है ना 21 के तहत। अब देखिएगा 21 का क्या कह दीजिए, या 21 का पहला भी कह सकते हैं इसको। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जितने भी हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी गई है ना। निःशुल्क शिक्षा करने का मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, है ना। ये एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। आपको तो पता ही है मूल अधिकार का मतलब वो नहीं होता है कंपलसरी, नहीं करिएगा
तो 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। मूल अधिकार का मतलब है कि कोई भी कंडीशन में आपको ये चीज देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस अधिकार को 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। कितना में हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, नहीं देंगे तो आपको कानूनी अपराध होगा। आई होप दोस्तों भी समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा क्या बताने जा रहे हैं। 22 में देखिएगा, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, है ना, कि गिरफ्तारी से आप कैसे संरक्षण कर दें। आइए समझिए क्या है गिरफ्तारी से। पहला कहता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट या कारण बताना होगा। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को, पुलिस जब जा रही है गिरफ्तार करने, तो उसको कारण बताना जरूरी है, ठीक है। 2 प्रकार के चीज है ना। जब आप एक संगीन अपराध करते हो, एक अपराध क्या करते हो आप, एक संगीन कॉग्निजिबल अपराध करते हो, एक नॉन कॉग्निजिबल अपराध। 2 प्रकार के होते हैं ना, अपराध 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉन कॉग्निजिबल, ठीक है, नॉन कॉग्निजिबल, और एक कॉग्निजिबल, है ना। एक होता है संगीन अपराध, एक असंगीन अपराध, ठीक है। एक संगीन अपराध, एक असंगीन अपराध, मतलब कि एक बहुत बड़ा मर्डर कर दिए, तो मर्डर के समय में आपको वारंट नहीं दिखाएगा या कारण आपसे नहीं पूछेगा, आपको सीधे तुरंत लेके चल जाएगा, है ना। लेकिन आप छोटा मोटा काम किया, आपको कोई केस कर दिया, तो आपको जब दिखाना आएगी तो आप पूछ सकते हैं कि आप कारण बताइए या वारंट दिखाइए, ठीक है ना। तो आप वारंट पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हम समझा दिए कि यदि आप खून करिएगा, बहुत बड़ा आप पर मर्डर केस लगा है ना, तो उस समय आपको नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा? कारण दिखाना पड़ेगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना। अगर आप उस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद आपको 24 घंटा के अंदर किसी भी हालत में सशरीर मैंने शरीर के साथ, यानी कि उसको मार करके ले गए, तो ये चीज गलत है, समझ गया ना। तो सशरीर उसको कहा? मजिस्ट्रेट के पास में प्रस्तुत करना। मजिस्ट्रेट मतलब न्यायालय, है ना, कोर्ट में आपको पेश करना पड़ेगा, जो भी आपके बगल में न्यायालय होगा। 24 घंटे ध्यान दीजिएगा। इस 24 घंटा में आप सोच रहे होंगे, तो इस 24 घंटा के अंदर में छुट्टी का दिन नहीं जोड़ा जाता है, या आने या जाने का दिन नहीं जोड़ा जाता। जैसे 24 घंटा के भीतर पहले 20-22 घंटा पहले लग गया और 1 घंटा ट्रैफिक में लग गया, तो उस ट्रैफिक वाले जो घंटा आप ट्रैफिक में लग गया, जाम में लग गया, उस चीज को हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको संडे का भी दिन नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि संडे को छुट्टी का दिन रहता, ठीक है ना। तो वो 24 घंटे वो सब छुट्टी का दिन को छुड़ा करके, या आपने कुछ आने जाने में दिक्कत हुआ, या आपने जो गिरफ्तार व्यक्ति था, जिसको गिरफ्तार करने से पहले आप गिरफ्तार करते समय आप जब थाने में लाए थे, तो उस समय को भी नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो 24 घंटे के अंदर उसको कहां पहुंच करना, किसी भी कंडीशन में आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना है। तीसरा देखिएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। गिरफ्तार अगर उस व्यक्ति को कर लिए, तो अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। उसको अधिकार है कि अपने से खुद का वकील रख सके, ठीक है ना। उसको आप अपनी इतना छूट दीजिएगा, क्यों? क्योंकि उसकी तरफ से जो केस लड़ेगा, ठीक है ना, उसको रखने का अधिकार है। अगर नहीं भी, अगर उसको कितने जो बहुत सारे जो ऐसे होते हैं कैदी जो पकड़ के आते हैं, तो उसको अपना वकील नहीं रख पाता, उतने उनको कैफियत नहीं होती है, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। सरकार की तरफ से जो वकील होता है, जो उसके तरफ से लड़ता है, ठीक है, तो किसी भी तरह से उसको वकील रखने का अधिकार है। चौथा कहता है निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन, DET, प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। निवारक निरोध अधिनियम, देखिएगा निवारक निरोध अधिनियम का अच्छी समझिएगा, उतना हम लिखे नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप समझिएगा
कि चौथा में जो आपका जो 22 का चौथा है उसमें निवारक निरोध अधिनियम में क्या कहता है। निवारक निरोध अधिनियम बेसिकली वो चीज है कि आप 3 तरह से तो आप छूट जाएंगे, किसी भी तरह से, 1 में भी छूट जाएंगे, 2 में भी, 3 में भी, लेकिन चौथा में कहा गया है कि 22 का चौथा में निवारक निरोध अधिनियम के तहत कहा। निवारक निरोध अधिनियम वैसा अधिनियम है जो किसी भी व्यक्ति को सजा देने के पर्पज से नहीं, किसी को अति करने से पर्पज नहीं, उसको कोई भी अपराध करने से पहले, अपराध करने से रोकने के लिए, है ना। जैसे आप 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद आपको क्या हुआ था कि उसमें आपको क्या काला कानून लगा दिया गया था, है ना। काला कानून जो लगा दिया गया कि शक के आधार पर किसी, आपको याद होगा अगर, तो शक के आधार पर किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को आपको गिरफ्तार कर करके इस कानून के तहत 3 महीना रखा जा सकता है, 3 महीना के बाहर भी हो जा सकता है, नजर बंद करके रखा जा सकता है, समझ गए ना। तो इस कानून के तहत क्या किया जा सकता कि शक के आधार पर लग जाएगा कि वो व्यक्ति इस समाज के लिए क्या है, कुप्रभाव है, तब उसको हम समाज से दूर नजर बंद कर करके रख सकते हैं। 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। और 3 महीने से ज्यादा वो जेल में भी हो सकता है कि जेल में भी उसको रखे, या हो सकता है होटल में रखे, या हो सकता है उसी के घर में रखे। जैसे आप 370 जब हटने वाला था तो वहां पे बहुत सारे नेता थे जो भड़काऊ भाषण देते थे, जिससे क्या होता था ना कि पब्लिक भड़क जा सकती थी। इसीलिए उसको रोकने के लिए बहुत सारे वहां पे नेता थे ना, उसको सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, इसी 22 के 4 के तहत उसको नजरबंद उन्हीं के घर में कर दिया गया था, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया था। क्यों? सरकार को पता था कि जब वो रहेंगे तो क्या होगा, भड़काऊ भाषण देंगे और यहाँ की जनता क्या होगी, आग बबूला हो जाएगी, 370 हटने नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले काम यही मोदी जी किए कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत उन सारे नेताओं को क्या कर दिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्या कर दिया गया कि उनको नजरबंद कर दिया गया। आई होप कि समझ रहे होंगे आप, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ गए। तो देखिएगा दोस्तों आगे इसमें देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो 22 का 4 है, 22 का 4 में क्या कहा गया कि उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का बात किया, निवारक निरोध अधिनियम की बात किया गया है। निवारक निरोध अधिनियम मैंने आपको अभी बेसिकली बता दिया कि निवारक निरोध अधिनियम होता क्या है कि निवारक की शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, उसको नजरबंद कर सकते हैं। नजरबंद कहीं भी किया जा सकता है, जेल में हो, समझ कर रहा है ना, जेल में हो सकता है, या कहीं भी होटल में हो सकता है, या उसके घर में हो सकता है, ठीक है ना। अधिकतम 3 महीने तक, और 3 महीना से ज्यादा भी रखा जा सकता है ना उसी के तहत। अभी मैंने आपको बता दिया प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम जो अभी तक हमारी सरकार ने बनाया है, प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम, उसमें से 5 जो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको मैंने आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950। ये जो था, जो सबसे क्या था, सबसे पहला था, जो क्या था, सबसे पहला कानून था निवारक निरोध अधिनियम, जो सबसे पहला था, जो 1950 में बना, है ना। ये जा करके फिर 31 दिसंबर 1971 को क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा देखिएगा मीसा, MISA। मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा, बहुत ज्यादा यूज, इसका मिसयूज कहां पे होने लगा, इसको नेताओं ने यूज करने लगा मिसयूज, है ना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एक्ट के तहत क्या किया जाता था ना कि जब चुनावी आता था ना तो अंदर के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके क्या कर दिया जाता था, सबको अंदर कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, जितने भी उसके अपोजिशन वाले पार्टी रहते थे, और सब इसी को वोट मिल जाता था ना। इसका इंदिरा गांधी ने भी मिसयूज किया था, ठीक है ना। इसको 1971 में लाया गया, 1978 में समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसूका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसूका, है ना, रसूका 1980 में लाया गया और अभी तक ये चल रहा है ना। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है रसूका, है ना। ये रसूका क्या है, इसके तहत ना कोई भी पुलिस ना इसके तहत पकड़ करके ना इनकाउंटर भी कर देती है, जैसे कि इस बार हुआ है ना, 1980 में लाया गया, अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये इसमें मेन चीज ये देखिएगा कि इसके तहत इनकाउंटर भी कर देती है। सबसे खतरनाक अभी तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून माना गया है ना। निवारक निरोध अधिनियम में सबसे जो खतरनाक अधिनियम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, ठीक है। उसके बाद लाया गया टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, 1985 में लाया गया। इसको भी 23 मई 1995 को खत्म कर दिया आतंकवादी विरोधी अधिनियम, है ना। एक प्रकार का आतंकवादी विरोध अधिनियम है
आतंकवादी विरोध अधिनियम का मतलब कि आतंकवादियों पर बेसिकली ये लगाया जाता है, ठीक है ना, आतंकवादी को कम करने के लिए। उसके बाद है पोटा, POT है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, इसको भी 2001 में लाया गया, 2004 में समाप्त कर दिया गया। ये भी एक प्रकार का आतंकवादी विरोधी अधिनियम था, ठीक है ना, जो आतंकवादी को खत्म करने के लिए लगाया जाता था। आई होप कि आप समझ रहे हो ना। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो चल रहा है, अभी तक चल रहा रसू का, जो 1980 में लाया गया था, अभी तक चल रहा है। इसके तहत समझ ही रहे ना, 3 महीने या उससे ज्यादा तक भी आपको क्या कर दिया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, ठीक है ना। आई होप दोस्तों की समझ रहे होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।